देखिए, हर पल में खुशी देती है माँ, हर क्षण में खुशी देती है माँ। माँ के जब आंचल में जाएंगे तो आपको छाँव मिलेगी, माँ की बगिया में आप रहेंगे तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं होगा। बेटे और बेटियां पूछते हैं, बातचीत करते हैं मैया? अब नहीं पूछते तो अब क्या करें। जी वो कहते हैं तुम्हारा नसीब है, अब जहाँ भी तुम जाओ। जी और जी हम अब तुम्हारे पीछे अपने घर में थोड़ा ना जी कलेश जी। करेंगे, इसलिए मैं कि हमारे पीछे घर में कलेश मत करो। अच्छा हमारा भाग्य जैसा हम जी। काटेगी जिस कट जाएगी। हाँ, शारदा मैया। हाँ, शारदा तो बहुत प्यारा नाम है माँ जी। यहाँ पे ठीक है ना? बिल्कुल खुश हूँ, अच्छे हैं। खुश हूँ, घर हाँ, की तरह खुश रहती हूँ। घर की तरह। घर में जब हमारा अपना राज्य था तो खुश रहते थे बच्चे, हम्म। लेकिन अब खुश है। जिन बच्चों के लिए माँ ने कई रातें गुजार दी, कई बार बच्चों को कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो पूरी पूरी रात माँ जगी रही। बच्चों को बड़ा करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए माँ ने अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी। सब कुछ छोड़ दिया कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसके बाद वो बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, वो उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के फीस की जरूरत हुई, कई बार ऐसा हुआ बच्चों को पैसे की जरूरत हुई तो माँ ने लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजे। कई बार ऐसा हुआ कि माँ जाकर खेतों में मजदूरी की, माँ ने पत्थर तोड़े, लेकिन कोशिश यही की कि हमारे बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो, कभी जरूरत पड़े बच्चों के पैसे के लिए, नौकरी के लिए, उनके इलाज के लिए, तो तमाम बार तो माँ अपने गहने, अपने जेवर तक बेच देती हैं। लेकिन जब यही बच्चे सामर्थ्यवान होते हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज एक ऐसे ही वृद्धाश्रम में आप सबको लेकर चल रहे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी माताएं हैं और जिनका दुख सुनेंगे, जिनका दर्द सुनेंगे, जिनकी तकलीफें सुनेंगे कि कैसे वो यहां तक पहुंची, कैसे आई, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारा भारतवर्ष, जहां पर श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कांवड़ में लेकर तीर्थ कराते हैं, उसी देश में, उसी भारतवर्ष में आखिर वृद्धाश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं और क्यों अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वृद्धाश्रम में। छर्रा में हम सब आ चुके हैं। अलीगढ़ जिले के जनपद का ये वृद्धाश्रम है जहां पर आप देख रहे हैं। वहां प्रवेश करते ही तमाम ऐसी कहानियां होंगी, तमाम ऐसे किस्से होंगे जिनको सुनते सुनते आपकी आंखें भावुक हो जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं आवासीय वृद्धाश्रम है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये चलता है। लेकिन ये चलाने वाले जो लोग हैं यहाँ के, वो सारे लोग परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह सहयोग, परिवार की तरह खुशियां देते हैं। लेकिन अपने नाती, अपने बच्चों के बीच में रहकर जो खुशी होती है वो इनके बीच में कहाँ रहकर हो सकती है। लेकिन परिवार ने, बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो आइए उनसे मिलते हैं। और जब शरीर चलने की स्थिति में नहीं होता है तो कोई भी हाथ पकड़कर अगर सहयोग करता है तो बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो आइए उन माताओं के पास चलते हैं। तो आइए माताओं के बीच में चलते हैं और माताओं से बातचीत करते हैं कि कैसे यहाँ वृद्धाश्रम तक पहुंची, परिवार में कौन था, क्यों छोड़ दिया, क्यों वो खुशियों भरा जो बगिया बगिया थी इनकी, जो बच्चों से कभी आंगन भरा करता था, जहां पर उनका पूरा परिवार रहता था, रिश्तेदारियां होती थी, शादी ब्याह में आना जाना, अपने लोगों से मिलना, तमाम ऐसे रिश्ते कैसे टूट गए, कैसे छूट गए और कैसे ये वृद्धाश्रम में आ गई। कि एक बुजुर्ग मैया है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और एकदम गुमसुम है। मैया, क्या नाम है जी? जी, कहाँ से हो जी? आप देखिए कि माँ बोल नहीं पा रही हैं, मैया को बोलने में तकलीफ है, उम्र बढ़ गई है। लेकिन ऐसे समय में सहारा अपने बच्चों का होता है कि अगर बच्चे साथ देते, अगर बच्चे हाथ पकड़ते तो ये माँ ऐसे क्यों बैठती। आज जिस माँ ने सारी खुशियां न्यौछावर करके अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उन्हीं को जो है बच्चों ने छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में लाकर उन्हें रहने के लिए मजबूर कर दिया। मैया राम राम, बैठ जाएं? बैठो आप बैठो। गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं, हाँ बेटा, हमें मान लो, आप ही हो। हम ही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला शर्मा है। जी, कहाँ से हो मैया? मैं अलीगढ़ की रहने, मडरा की रहने वाली हूँ। जी 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 जी। तो कौन है परिवार में, कौन कौन है? मेरा बेटा है, बहू है,
जी एक बच्चा भी उसके पास है। जी जी जी। वो तो फैक्ट्री में नौकरी करता है। हाँ और जी। पर बाद में लड़कियां थी, सबकी शादियां हो गई, अच्छा, इसलिए फिर मैं कितनी बेटियां थी? मैं 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी करी? तीनों की शादियां हो गई। जी जी। तो बेटा नहीं रखता आपको? रखने को तो मना भी नहीं करता, पर यही मैं खुद जानती हूँ, उसको खुद का ही गुजारा नहीं होता है। जी। बहू भी मेरी दिल्ली की है। अच्छा। मैंने कहा अब तुम लोग सब समझती हो, मैं भी, जी जी। इसलिए तो फिर उस मैं समझदारी के नाते आप निकल कर आ गए। देखिए, हर पल में खुशी देती है माँ, हर क्षण में खुशी देती है माँ। माँ के जब आंचल में जाएंगे तो आपको छाँव मिलेगी, माँ की बगिया में आप रहेंगे तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए माँ ने समझ लिया, कितनी माँ जो है भावना से जुड़ी होती हैं, आप समझ सकते हैं। माँ ने समझ लिया कि मेरे बच्चे पे कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो वो स्वयं जो है उन्होंने रास्ता किनारा कर लिया। मैया जब भावनाओं का सैलाब उमड़ता है तो आंखों में आंसू इसी तरह आ जाते हैं, और फिर वो आंसू जो है अपने बच्चों की याद में, अपने परिवार की याद में कब रुकेंगे, कब थमेंगे? किसे अच्छा लगेगा कि अपना घर परिवार सब छोड़कर ऐसे इन हाल में रहे? म- मैया, बेटियों की शादी कैसे की थी आपने? तो तीन? अच्छे से की थी, दान तो दहेज दे के खूब नहीं, कैसे आप कुछ करते थे? कैसे घर में करते हैं। वो सर्विस पहले करते, पंडिता ही करते थे वो, पंडिताई करते थे? अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? कुछ नहीं, अब घर ही पे? घर पे ही रहते हैं। तो वो रह रहे हैं वहाँ, आप रह रहे हो यहाँ? तो उनकी ख्यालात जरा ऐसे ही है, अच्छा। इसलिए फिर मैं क्या, घर में कलेश जी। करते हो, इसलिए हम चलो, अब पियर में तो मैं रह नहीं सकती हूँ ना, हम्म। मेरा गुजारा है, माँ हाँ बाप तो है नहीं हमारे, हाँ हाँ इसलिए फिर मैं आश्रम में आ गई। मैं हाँ हाँ। तो मैया, जिसके साथ पूरा जीवन आपने गुजारा, 7 फेरे लिए, और आज उन्हीं के साथ दूर रहना पड़ रहा आपको? उनके नेचर ऐसे हैं, क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। जी जी जी। तो जैसे मेरी बेटियों की शादी के लिए मैया, क्या आपको भी काम वाम करना पड़ता रहा या हाँ, कैसे मैंने भी काम किया है। काम किया? तो कहाँ, खेतों में या फिर नहीं कहीं? नहीं, फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड में किया था। अच्छा, फिर वो सब पैसे इकट्ठा करके मैया हाँ, जो है फिर शादी मैंने किया? शादी कर ली। तो कितने साल तक पैसे इकट्ठे करने पड़े कि मेरे बेटियों को की? 20 साल हो गई। अच्छा, धीरे काम धीरे, करते थे? हाँ, धीरे धीरे जोड़ के कभी एक निकाल दी, फिर एक बार में 2 लड़कियां एक बार में निकाल दी, तीनों निकल गई। बस फिर सबसे निवृत्त हूँ मैं, सबसे निवृत्त हो? बेटों से ही, बेटियों से। तो बेटे और बेटियां पूछते हैं, बातचीत करते हैं मैया? अब नहीं पूछते तो अब क्या करें। जी वो कहते हैं तुम्हारा नसीब है, अब जहाँ भी तुम जाओ। जी और जी हम अब तुम्हारे पीछे अपने घर में थोड़ा ना जी कलेश जी। करेंगे, इसलिए मैं कि हमारे पीछे घर में कलेश मत करो, अच्छा हमारा भाग्य जैसा हम जी। काटेगी जिस कट जाएगी। मैया, 3 बेटियां हो गई, एक बेटे हो गए ना? कभी ऐसे में कई बार वो बीमार रहे होंगे या कभी बच्चे रहे होंगे, छोटे में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, तो कई रातें आपने जाग कर उनकी चिंता भी की होगी? मैंने चिंता की कि मैंने बहुत मुश्किल से बच्चे पाले हैं वो अपने, अच्छा क्योंकि कुछ गरीबी की हालत थी। जी। अब जैसे भी भगवान ने कही कि हे प्रभु, ये बीमार ना हो बच्चे। अच्छा, मन कभी कभी वो होता होगा क्या करें फिर, कि अगर कहीं बीमार हो गए तो कहाँ डॉक्टर को कहाँ लेके दिखाएंगे भागेंगे, डॉक्टर, कहाँ भागेंगे, हॉस्पिटल कहाँ लेके कहाँ जाएंगे? जाएंगे। जी। हॉस्पिटल के नाम से तो डर लग जाता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को एडमिट एडमिट कराना पड़ा तो हम करेंगे कितने क्या? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या कि जेवर एवर गहने वहने थोड़े बहुत रहे हो वो भी रखने पड़े हो? हाँ, मैंने मकान बनाया तो सब जीवर बेच दिए। मकान बनवाने में? मैं सारा भी, जब जीवर बेच के फिर अपना मडराक में मकान बना लिया। जी। लेकिन वो अपना कहाँ रहा मैया, वो तो अब पराया हो गया। पराया हो, उसी घर से, उसी मकान से आप निकल आई। जी क्या करें। जी। वो अभी एक एक ईंट, एक एक जो है गारा और सब कुछ रखना आपका हुआ होगा, मेहनत उसमें, मजदूरी भी की होगी, काम भी किया होगा। कराया मैंने भी, काम? जी, उसी मकान में? उसी मकान में काम भी किया है मैंने। तो अब तो उस मकान की बहुत याद आती होगी, जिसको अपने हाथों से बनाया, जिसे अपने हाथों से सजाया। एक छोटी सी जगह पर भी कुछ झोपड़ी भी रख ले तो नहीं छोड़ता आदमी, और जिस मकान को आपने तैयार किया वही छोड़ना पड़ा। त्याग दिया हमने, तो अब आप ही संभालो इसको। जी, बस उसे छोड़ दिया। तो आप ये देखिए कि जिस माँ ने अपने जेवर बेच दिए, जिस माँ ने बच्चों को पढ़ाने के लिए
जिस माँ ने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी। एक पल भी ऐसा नहीं रहा होगा कि माँ को, मैया को चैन से रहना पड़ा हो। कितनी बार माँ घबरा जाती थी कि कहीं डॉक्टर के पास ना जाना पड़े बच्चों को लेकर, कहीं ऐसे ना हो बीमार हो जाएं। नर्सिंग होम के नाम से माँ एकदम डर जाती थी, कांप जाती थी कि मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है, चंद रुपए नहीं है, हम इलाज कैसे कराएंगे। उन्हीं बच्चों ने माँ को छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। तो आप समझिए कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है। ये- यहाँ पर तो ठीक है ना मैया? हाँ, अब तो ठीक है। अच्छा लगता खाना, है? हाँ अच्छा लगता है, खाने पीने का सब अच्छा बंदोबस्त है, जी रहने का भी अच्छा बंदोबस्त है। जी हमारी मैडम भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। और सब यहाँ परिवार जैसा कुछ खुशी मिल पाई है? हाँ, अपना जैसा ही लगता है। अपना जैसा। जाके जी। भाई साहब हैं जो हमारे हम्म सरबी लाल, हम्म। वो भी बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। कल हमारा यहाँ पे बर्थडे मनाया था। अच्छा, आपका जन्मदिन भी? हाँ अच्छा, मदर्स डे पे? हाँ, हाँ कल हाँ। केक काटा था, हम्म। खाने पीने सब चीज का इंतजाम जी रखा। मैया, वो वाला गाना सुना है क्या? दूखन लागी माँ तेरी अखिया, है वो है ना, दूखन लागी माँ तेरी अखिया, तू जागी है सारी सारी रतिया, तेरी एक मेरी एक निंदिया पे सारी निदिया वारी है। यानी माँ जो है बच्चों की नींद के लिए सारी नींद बार देती है, अपना निछावर कर देती है, छोड़ देती है, लेकिन वही बच्चे जो है फिर मुंह मोड़ लेते हैं। क्या करें, सब पालते हैं पोसते हैं, बड़ी हो जाते हैं, जी फिर वो अपने आप ही अपनी गृहस्थी में पड़ जाते हैं। माँ बाप को जी कौन गिनता है। जी। तो देखिए, एक उदाहरण नहीं है, यहाँ पर तमाम ऐसी माताएं हैं जिनके साथ वो कहानियां हैं, जिनके साथ वो दर्द है, जिनके साथ वो तकलीफ है। आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल रो पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, अपनी माताओं को कैसे छोड़ रहे हैं, अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, जहाँ पर उन्हें अगर ये आसरा ना दें तो ये तो सड़क पे रहेंगे, वो फुटपाथ पे रहेंगे। एक और माँ से बातचीत करते हैं, मैया से बातचीत करते हैं। मैया बैठे जाएं जी, गुस्सा तो नहीं करोगी? हाँ, नाम क्या है? शारदा मैया। हाँ, शारदा तो बहुत प्यारा नाम है माँ जी। यहाँ पे ठीक है ना? बिल्कुल खुश हूँ, अच्छे हैं? खुश हूँ, घर हाँ, की तरह खुश रहती हूँ। घर की तरह। घर में जब हमारा अपना राज्य था तो खुश रहते थे बच्चे, हम्म। लेकिन अब कुछ क्या ऐसे क्या था घर में, क्या राज था? सब कुछ था। मैं मायके से सक्षम थी। अच्छा मेरे पिता 3 भाई थे और तीनों सरकारी सर्विस में थे जी अंग्रेजी जमाने में, जी और तीनों के संतानें होती गई मरती गई। जी आखिरी पिता की संतान मैं हूँ। जी 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 बहुत 20 बीघे जमीन थी, बहुत कुछ था। जी मैं राजा राजाओं की तरह पली हूँ। जी ससुराल कुछ हल्की थी, शादी कर दी, जी फिर रहते रहते सब कुछ बढ़िया बना। पति हमारे जी ट्रांसपोर्ट में फैल गए। पहले उन्होंने नहर विभाग में की, जी फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम बच्चे हो गए बड़े, संभाल लिया जी तो 3 ट्रक बनाए अपने। जी सब चलता रहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ट्रक हर साल ड्राइवर ड्राइवर ये गड़बड़ करते रहे। ये जोड़ा फट गया, वो जोड़ा फट गया, जी वो जी जोड़ा फट गया, इस तरीके से एक के बाद एक ट्रक चलते चले गए। फिर एक ट्रक मेरे पास लास्ट बचा था, जी तो वो बच्चा मेरा बड़ा जो था लेके जा रहा था, ड्राइवर गया नहीं, समय की बात, उसने खड़े कर दिए। यहाँ से तेल जाता था हमारा, मुरैना से और राजस्थान से तेल जाता था, बिहार जाता था, और सब जी। जगह। तो फिर वो ट्रक ले गया गुलाब बाग के लिए, तेल उतारा उसने, गुलाब बाग में ट्रांसपोर्ट में ना लगा के एक दलाल लग गया, उसने ले गया बीच में ही। जी गौट दलाल था, उसने ले गया उसको जंगल में ले जाके खेर की लकड़ी लाद दी। अब जब खेर की लकड़ी लदी तो जी वो तो सरकारी चोरी है। हम्म, उस वो गौड़ जो था बदमाश टाइप का था, जी जी वो डीएफओ को कुछ देता लेता नहीं था। हम्म, जैसे ट्रक निकला तो डीएफओ ने उधर पकड़ लिया। पकड़ लिया ट्रक। हम्म। बच्चा वो खत्म हो चुके थे, यही लास्ट बचा था मेरा बच्चा। अच्छा, 2 बेटे खत्म हो चुके हाँ, थे। यही बचा था। सब बच्चे हम्म। छोटे छोटे, उनके ही बच्चे छोटे छोटे थे सब। जी लास्ट बचा था। ये ट्रक से चल रहा था, ये बंद हो गया ट्रक। जी। मैं बिहार में अपने पति के साथ बहुत भागी दौड़ी। अच्छा। हाँ, पप्पू यादव जो बिहार के सांसद है, हाँ। उनके यहाँ में
डेरे पे करीब 1.5 महीने रही। अच्छा। हाँ, कहीं कहीं डीएफओ आज वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ पहुंचेंगे, सब कम से कम 8-10 जिलों में भागी, लेकिन ट्रक नहीं छूटा। अच्छा फिर क्या हुआ, 1.5 साल ट्रक रहा जी। बच्चा फिर बच्चा जब ट्रक नहीं छूटा तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब ट्रक नहीं छूटा तो बच्चे ने suicide- सुसाइड कर लिया। घर का खाना दाना सभी, घर में 8-9 लोग थे, सुसाइड कर ली। उसके तो बाद 2 बेटे पहले ही चले गए थे। हाँ, और एक बेटा वो था जिसके वो सबसे बड़ा था, गाड़ी और ट्रक 98 में खत्म हुआ है। जी, वो गलत तरीके से जो है हाँ, गलत तरीके से उसने फंसाया मार था। पीट के फंसाया। ये यहाँ दांत भी निकाल दिया था उसने तोड़ के। अच्छा, बेटे को इतना मारा था। हाँ, वो खैर की लकड़ी लाद नहीं रहा था, वो कह रहा हाँ। मैं नहीं ले जाऊंगा, हाँ। क्योंकि हम कुछ दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं जी, तो गलत काम नहीं कर कर सकते सकते थे। जी। अगर गलत करते तो मेरठ से सुअर लादते। हाँ। बेटे से कहा था जी, सुअर जी। लादा करो, लेकिन हमने कहा उन्होंने नहीं भूखा मरना पसंद है, ये चीज नहीं करेंगे। जी। फिर वो ट्रक नहीं छूटा तो उसने सुसाइड कर लिया। 98 क्या फंदा लगा लिया था, कैसे नहीं, लगा कोई चीज ले आए चुपचाप खाली लाके, खा लिया वहीं बिहार में, नहीं घर पर आकर। हाँ, घर पर खाली। अच्छा खत्म हो गए जी। ये छोटा जो सबसे अब बच्चा है, इसकी 14-15 साल उम्र थी। जी फिर मकान प्लॉट हमारे पास थे। जी। तो 3 के तीनों बेटे, मतलब वो हो गए। 2 बेटे कैसे गए? और एक को तो उसने वो भरतपुर में खत्म हुआ था, उसे जो क्या होती है वो कीड़ा होता ना, हाँ, क्या काट लिया था। उसे काट लिया था। हाँ। वो ऐसे खत्म हो गया था, एक बीमारी में चला जी। गया। तो ये किस जिले में, बिहार के किस जिले की घटना थी जब ये ट्रक पकड़ा डीएफओ ने किया? ये पकड़ा गया था आपके त्रिवेणीगंज में, त्रिवेणीगंज बिहार में। हाँ, त्रिवेणीगंज में पकड़ा गया था। और सहरसा नहीं, सपोल में गाड़ी खड़ी थी, सपोल में खड़ी थी, त्रिवेणीगंज में पकड़ा गया था। जी जी जी। त्रिवेणीगंज में क्या पकड़ा गया, जंगल में ही पकड़ लिया था। हाँ, जहाँ लकड़ी लादी है वहीं से पकड़ लिया। कितने बड़े थे जो बेटे तीसरे नंबर के थे जिन्होंने सुसाइड किया? वो करीब ऐसे 34 साल के थे। अच्छा, शादी सन ब्याह 64 का उनका जन्म था, 98 में खत्म अच्छा। हुआ। आप लगा लो मेरा। अच्छा, शादी ब्याह हो गया था, बच्चे हाँ, थे? 3 बच्चे उनको भी थे। अच्छा। एक लड़का 8-10 साल का था, लड़की 7-8 साल की थी, एक बच्चा 5 साल का था। उनकी भी छोटे बच्चे थे जी। था मेरे पास मकान प्लॉट काफी थे। भरतपुर में भी 2-3 प्लॉट थे जी। उनको बेच के बच्चों को खिलाते पिलाते पढ़ाते रहे। पढ़ाया सबको मैंने जी। किसी को बगैर पढ़ा नहीं छोड़ा। तो मतलब कुल मिलाकर डीएफओ ने इतना प्रेशर डाला, दबाव डाला कि गाड़ी नहीं छूटी और बच्चा जो है नहीं छूटी गाड़ी, फिर छूटी। हाँ। गाड़ी छूटी। हाँ। लेकिन जो कहते फाइनेंस कराया था जी, तो फाइनेंस 60,000 का था जी। मुसलमान फाइनेंसर था। जी जी और पति जो हमारे थे जी। वो कानों से कुछ कम सुनने लगे थे, जी फालिज के शिकार हो गए थे, जी। कम सुनने लगे थे। तो उसने कहा गाड़ी अच्छी निकली, 1.5 साल बाद बंद रहने के बाद बढ़िया गाड़ी निकली। बढ़िया चली। हाँ, तो वहां से उसने 18,000 का साबुन लादा जी। पूर्णिया से। और इनके बोला कि बाबूजी आपको मैं रिजर्वेशन कराए देता हूँ, आप चले जाओ, गाड़ी लेकर मैं आता हूँ। और उसने रिजर्वेशन करा दिया। ये सीधे साधे बेचारे चले आए। वो गाड़ी लेके चला गया पीलीभीत। जी जी। अब हम पीलीभीत तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो गाड़ी फिर हमने बहुत इटावा में जो मुस्लिम जिन्होंने दिलवाई थी उनसे कहा, सबसे कहा मैंने, बहुत भागी दौड़ी कि भाई हमें कुछ तो दिलवाओ, हमारी लड़कियां दोनों शादी के लिए। उन्होंने कहा हम 1 लाख तो दिलवाई देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिलवाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि माँ के सामने कितनी बड़ी दिक्कतें रही हैं और जिंदगी के वो सारे सपने सब काफूर हो गए। जिंदगी के वो सारे सपने खत्म हो गए। 3 बेटों की जिंदगी चली गई। एक बेटा जो अंतिम था, जो सहारा था, डीएफओ महोदय ने ऐसा विवश कर दिया कि उसे सब बात बताई। जी, सब बात आपने बताया। उसको पता था खुद डीएफओ को ये गौड़ है, हरामी है जी। लेकिन उसको ये था कि हम 10-20-50 हजार रुपए देते, मेरे पास तो थे नहीं, मैं कहाँ से देती। जी जी। उसने इस चक्कर में गाड़ी बंद कर दी। जी जी। फिर डीएफओ का नाम पता है? मैं अब तो भूल गई, समय तो पता नहीं। मैं भूल गई।
मैं जी, क्या बता सकती हूँ आपको। जी, हमारे जेठ बने थे तो उन्होंने 60,000 रुपए दिए थे केस लड़ने जी, के लिए। जी, तो मैं पहले होटलों में रही, धर्मशालाओं में जी, रही। जी, जी, फिर जब पैसा बिल्कुल खत्म हो गया तब मैं शिवपाल के पास, मुलायम सिंह के पास गई, क्योंकि इटावा में उनकी कोठी है। जी, उनसे चिट्ठी लिखवाई, तब पप्पू सांसद के डेरे पर रही, जी, पूर्णिया में। जी, 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 वहीं से खाना पीना खा पी के भाग जाते जी, थे। जी, उन्होंने खैर हमें बहुत बहुत सहयोग दिया। बहुत मेहमान की तरह बड़ी इज्जत, जी, बड़ा सम्मान दिया। जी, जी, मेरा सादा खाना है, जी, मेरे बर्तन सब अलग मंगवाए, नए, बिल्कुल अच्छा, नए, हाँ बिल्कुल नए अलग बर्तन जी, मंगवाए, किचन अलग बनवाई मेरी, कि जी, ये मैं आप धुल दला के आप खाना बनाए और जी, खाएं। जी, जी, जी। हमें यहाँ पर तो अब आराम है ना? मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, ठीक हो? बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब यहाँ आ जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बच गई, नहीं तो बचना ही बड़ा मुश्किल था बचने के कि लिए तो जितना मैं तो बिस्तर बांधे बैठी हूँ, लेकिन हुँ, वो बुलाएगा कब? हुँ, उसे नहीं बुलाना ना। नहीं इतनी सारी मैया हैं, इतने सारे आपकी सभी सहेली हैं, सभी वो हैं, है ना? अब तो मैं जान रहा हूँ कि पल-पल आपके जीने के लिए तो अब कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ बिखर गया है। क्या जी, करूँ? जी, ये लड़का जो है बहुत दिमाग से ठीक था। तेज नहीं है। नहीं, ये हाँ, देखिए शराब पीता नहीं है, हाँ, जुआ खेलता नहीं है, हाँ, हाँ, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। जी, पर जिसने जो कह दिया बस वही मान लेगा। वही मान लेंगे। घर की नहीं मानता। अच्छा वो नाती जो है, नती क्यों, लड़का ही है। लड़का ही है। हाँ, उसी अच्छा, ने तो अच्छा, मकान में लिमिट कराई है अच्छा, 10 अच्छा। लाख की। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, मकान जी, मेरा 30-40 लाख का मकान, बहुत बड़ा मकान मेरा, जी, जी, जी। तो वो उसने लिमिट करवा ली। हाँ, अब उसमें जो है वो फँस गए अब। लिमिट तो है ही, अब जी, जी, मकान जी। जाएगा या बचेगा। हुँ, हुँ। क्या करूं, मैं सोचती रहती हूँ परमात्मा अब जाने जे क्या करेगा, जी, जी। जो नहीं, नहीं करेगा। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, है ना? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और आपका मकान ज़रूर बचेगा। लेकिन वो डीएफओ महोदय अगर देख रहे हों कहीं पर भी, जिन्होंने इस तरह से इस परिवार को, माँ को लाकर छोड़ा है, तो आप ये समझिए आपके बच्चे, आपके परिवार कभी सुखी नहीं केस के लिए रहेंगे। कहा था हमसे एक कि आप केस करो। जी। गाड़ी खड़ी, गाड़ी जो 1.5 साल रही है हाँ, उसका हाँ। 500 रुपया रोज आपको हाँ, हर्जाना मिलेगा। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम गए जब दोबारा वहां हुँ, कोर्ट गए, जी, तो कहने लगा कि आप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो दोनों। ये डीएफओ ने कहा। हाँ, जी। हाँ डीएफओ ने, वकील ने बुलाया, मेरे हाँ, वकील हाँ, ने, कि अगर आप केस करोगे तो यहीं रहना पड़ेगा, वहीं आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ से आप जिंदा जा नहीं जिंदा नहीं सकते। जा सकते हो आप। जी, इतनी धमकी दी हमको। जी, जी, फिर हम चले आए, मैंने कहा जी, क्या करेंगे, अब छोड़ो, जी, जो है सो सब ठीक है। जी। तो आप ये समझिए कि माँ को जो है धमकी दे दी, इनके पति को धमकी दे दी मैया के कि यहाँ से जिंदा लौटोगे नहीं। तो इस कारण से माँ को यहाँ पर आना पड़ा और य सब कागज जमाए रखे, हाँ, सब कागज जला दिए, मैंने क्या करना है अब इनका। जी, कागज रखे थे ट्रक के? हाँ केस के कागज सब रखे थे मेरे पास, जी, पर इंसान सब जला दिए, फेंक जी, दिए। मैंने क्या जी। करना है अब इसका। जी। तो देखिए किस तरह से एकदम पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, पूरी तरह से माँ को एकदम तबाह करने के लिए यहाँ तक धमकी दे दी थी कि जिंदगी बचेगी नहीं और मार भी दिया जाएगा। तो कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इन कारणों से भी माताओं को वृद्धाश्रम में आना पड़ता है और अगर आसरा ना दिया जाए तो ऐसे माताओं की जिंदगी तो सड़क पर आ जाती है।